बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, जब से मौजूदा हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई है तो उस वक्त से लेके आज के दिन तक पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे एक बयानिया आपको बहुत डोमिनेंट नज़र आता है कि मौजूदा हुकूमत सेलेक्टेड है, इमरान खान साहब सेलेक्टेड है, मौजूदा हुकूमत कठपुतली है और इमरान खान साहब कठपुतली हुक्मरान है। और ये बयानिया जो अडॉप्ट किया गया है और अवाम में फैलाया गया है या पोजीशन की सियासी जमातों की जानब से और मीडिया की स्क्रीन्स पे मौजूद उनके वफ़ादार हिमायती एंकर्स की जानब से मुसलसल ये बयानिया आपको पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे गालिब नज़र आता है। चुनाचे इसके बारे में तो मैं दर्जनों वीडियोस कर चुका हूँ कि कैसे उनके जो वफ़ादार और हिमायती जो तमाम तर इदारों में मौजूद हैं वो एक बयानिया अडॉप्ट करके और बार बार उसका इयादा करके अवाम को कंफ्यूज करने की कोशिश करती है और इन अपोजिशन की सियासी जमातों का और उनके वफ़ादार और हिमायती एंकर्स और सहाफ़ियों का मतमा नज़र ही यही होता है कि इस बात का इस कदर इयादा किया जाए, फ्रीक्वेंटली इसको रिपीट किया जाए ताकि अवाम वाकई ये समझने लग जाए कि हम अपोजिशन की जो सियासी जमातें हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, वो तो वाकई एक कंटिन्यूअस और जेन्युइन पॉलिटिकल स्ट्रगल करके ही यहाँ तक पहुँची है। और अगर कोई सिलेक्टेड है और अगर कोई कठपुतली है तो मौजूदा हुक्मरान है। चुनाचे आज की वीडियो में मैं आप लोगों के सामने चंद सबूत पेश करता हूँ जिससे ये वाज़े हो जाए कि क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी सिलेक्टेड और कठपुतली रहे हैं या नहीं है, और आज भी वो सिलेक्टेड और कठपुतली है कि नहीं है। और उसके बाद मैं मुतालबा करूँगा उन लोगों से जो मौजूदा हुक्मरानों के सेलेक्टेड और कठपुतली होने का बार बार इयादा करते हैं, वो भी इस तरह के सबूत हमारे सामने पेश करें जिस तरह कि मैं आप लोगों के सामने रिटन फॉर्म में पेश कर रहा हूँ। चुनाचे सबसे पहले एक ख़त है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जनरल सिकंदर मिर्ज़ा के नाम, और वो ख़त मेरे पास मौजूद है और उस पर सिग्नेचर है इंग्लिश में। नाज़रीन, उस पर सिग्नेचर है और इंग्लिश में वो ख़त लिखा गया है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जानिब से जनरल सिकंदर मिर्ज़ा को। उसकी 2-3 लाइनें मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ और ये ख़त अगर कोई कहेगा तो मैं वो उसको पेश कर सकता हूँ। रिटन फॉर्म में है और इंग्लिश में लिखा हुआ है विद सिग्नेचर ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो। लिखते हैं कि मैं पूरे दिल और यकीन के साथ कहता हूँ कि तारीख़ आपकी खिदमात की वजह से आपका नाम मोहम्मद अली जिन्ना से भी पहले आएगा। मुझे मेरे वालिद मरहूम ने नसीहत की थी कि मैं आपका वफ़ादार रहूं, आपको और आपकी बेगम साहिबा को कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं हमेशा मुयस्सर रहूँगा। यानी आपकी खिदमात की वजह से आपका नाम तारीख़ में मोहम्मद अली जिन्ना से भी पहले आएगा। और इससे आगे चले नाज़रीन, ये एक किताब है तारीख़ और माशरा ये किताब है। इसके पेज नंबर 137 पे लिखा हुआ है नाज़रीन कि 1961 में पाकिस्तान एनुअल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तकरीर करते हुए अयूब खान की तारीफ़ किन अल्फाज में की, ये ज़रा आप सुन लीजिएगा कि तारीख़ का ये फ़र्द हमारे लिए लिंकन से भी ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि इसने टूट फूट के रुझानात को शिद्दत के साथ ख़त्म करके इत्तेहाद को कायम रखा। यानी कि अयूब खान ने, ये हमारे लिए लेनिन से ज़्यादा अहम है क्योंकि इसने बग़ैर किसी जबर और तशद्दुद के मुल्क की मईशत और समाजी अहदाफ को शानदार तरीके से कामयाब बनाया। यह अतातुर्क की तरह है क्योंकि इस अजीम तुर्की रहनुमा की तरह इसने कौम की अज़मत को दुनिया की कौमों के अंदर बहाल किया, और सबसे बढ़कर ये कि ये सलाहुद्दीन अयूबी की तरह इस्लाम का वो गाजी और काबिल फ़ख्र वारिस है कि जिसने 1 मिलियन लोगों को एतमाद और इज़्ज़त का एहसास दिलाया कि जिसके बग़ैर उनकी ज़िंदगी बेरूह थी। गोया लेनिन भी बना दिया और कमाल अतातुर्क भी बना दिया, हत्ता कि सलाहुद्दीन अयूबी के साथ भी अयूब खान को मंसूब कर दिया और उसके साथ एनोलॉजी क्रिएट करने की कोशिश की। इसके अलावा लिंकन से भी ज़्यादा बड़ा लीडर करार दे दिया और उनकी जद्दोजहद को लिंकन की जद्दोजहद से भी शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया। गोया ये 2 खतूत मैंने आप लोगों के सामने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पेश किए कि कैसे वो अयूब खान के कंधों पे बैठ के सियासत में आए, लेकिन जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई तो ये पैराग्राफ आप लोगों ने मुलाहिजा किया और अपनी पार्टी तश्कील करने के बाद
उन्होंने पता है क्या कहा कि ये गासिब है, ये गासिब है और ये डिक्टेटर है और इसने मुल्क की मईशत का सत्यानाश कर दिया है। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फिर कहा, गोया पहले उनका कंधा इस्तेमाल करके सियासत में अपना नाम बनाना और उनके उसमें वज़ीर ख़ारजा बनना, ठीक है, उनके दौरे हुकूमत में, और उसके बाद अपनी पार्टी बना के अपने मोहसने को भूल जाना। तो सिलेक्टेड तो आप लोग हैं कि उनका कंधा इस्तेमाल करके और इस तरह के पैराग्राफ लिख के, इस तरह की बातें करके कि मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा को आप ये कह रहे हैं कि आपकी जो खिदमात है तारीख़ में कायद आज़म की खिदमात से बढ़कर उसका ज़िक्र किया जाएगा। तो इससे सिलेक्टेड तो आपके जो बानी ही सिलेक्टेड जब साबित हो जाते हैं तो आप आज सिलेक्टेड का नारा लगाते हुए कुछ अच्छे नहीं लगते। और नाज़रीन, इससे आगे चलें, ये एक किताब है शरीफ ख़ानदान ने पाकिस्तान किस तरह लूटा। ये राइटर है इसके सैयद उबैद मुश्तबा, वो लिखते हैं पेज नंबर 51 पे, और ये रिटन फॉर्म में, और उसने बड़े उसमें सबूत लिखे हैं नाज़रीन, और उसके सबूत भी उसके साथ मौजूद है और कई किताबों से ये मिला के ये किताब लिखी गई है और उन लोगों के मुशाहिदात की बुनियाद पे ये किताब लिखी गई है जो खुद इस पॉलिटिकल स्ट्रगल में शरीक थे। वो लिखते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल जिलानी जब सुबह पंजाब के गवर्नर बनाए गए तो उन्होंने अपनी नई सिविलियन काबीना के लिए मुनासिब अफराद को ढूंढना शुरू किया। यही वो वक्त है जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए लेफ्टिनेंट जनरल जिलानी इक़्तिदार की सीढ़ी बने, जिसका उन्होंने उस वक्त और बाद में भरपूर फ़ायदा उठाया और पूरे ख़ानदान ने भरपूर फ़ायदा उठाया। गोया लेफ्टिनेंट जनरल जिलानी के साथ उनके मरासिम जब बढ़ने लगे, आगे वो लिखते हैं कि एक दिन जनरल जिलानी साहब और नवाज शरीफ साहब गाड़ी में जा रहे थे और जनरल जिलानी ने उनको अपना एक मकान या एक कोठी या एक बंगला दिखाया कि मैं इसकी तामीर कर रहा हूँ। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि आप इसके लिए जो मटेरियल है वो कहाँ से ले रहे हैं। तो जनरल जिलानी ने कहा कि ऑफ कोर्स मार्केट से ही लूँगा, और कहाँ से लूँगा। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने कहा कि सर हम किस लिए आप मार्केट से सीमेंट, सरिया, रेत, बजरी वगैरह और ईंटें वगैरह और टाइलें वगैरह ये वहाँ से आप लेंगे, मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने वो तमाम तर मटीरियल कोठी या बंगले की तामीर के लिए प्रोवाइड किया जनरल जिलानी को, और इसका मुआवजा फिर नवाज शरीफ साहब ने क्या लिया। नवाज शरीफ को 1980 में अपनी काबीना में वज़ीर ख़जाना नामज़द कर दिया। ये नामज़दगी नवाज शरीफ की कामयाबी का पहला जीना साबित हुई। तो जनरल जिलानी ने उनको इंट्रोड्यूस कराया और उसके बाद वो लिखते हैं कि जनरल जिलानी ने ही ज़िया-उल हक साहब से उनकी मुलाकात कराई और ज़िया-उल हक साहब के सामने उनकी वफादारियों की एक तवील फहरिस्त पेश की, और ज़िया-उल हक साहब ने फिर दुआ की कि अल्लाह करे मेरी उम्र भी नवाज शरीफ को लग जाए। आगे वो लिखते हैं कि सेनेटर तारिक चौधरी के बारे में कहा जाता है, आगे वो एक गवाह का बयान लिखते हैं कि नवाज शरीफ ने पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनने के बाद सेनेटर तारिक चौधरी को बुलवाया और उनसे कहा कि आपकी ज़िया-उल हक से बड़ी ताल्लुकदारी है, बहुत कुर्बत है, उन्हें कहकर गवर्नर जिलानी को गवर्नरी से हटाएं, उसकी मौजूदगी में तो मैं डमी रहूँगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि जिलानी ने बनवाया। नवाज शरीफ की इन्हीं बातों और तर्ज अमल की वजह से जनरल जिलानी बाद में उनसे मुतनफ़र हो गए और उन्हें अच्छे नामों से याद नहीं करते थे, बल्कि कहते थे कि बड़ा मोहसिन कुश इंसान है। यानी नवाज शरीफ साहब को जब उन्होंने वज़ीर आला की कुर्सी तक पहुंचा दिया जनरल जिलानी ने, ठीक है, और उसके बाद सेनेटर तारिक चौधरी से उन्होंने कहा कि आप जनरल ज़िया-उल हक से कहें कि जनरल जिलानी को गवर्नरी से हटा दें, क्योंकि लोगों को ये मालूम है और लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ को जो है ना जनरल जिलानी ने बनाया। तो जब तक गवर्नर जनरल जिलानी मौजूद है तो उस वक्त तक तो लोग कहेंगे कि भाई मैं डमी वज़ीर आला हूँ और मैं उनकी वजह से जो है ना वज़ीर आला बना हूँ। तो ये लिखते हैं कि नवाज शरीफ साहब अपनी मोहसिन पे वार करते हैं, ये भी इस किताब में लिखा है। और इसके अलावा एक और किताब है नाज़रीन, तहरीक बहाली जमहूरियत, ये किताब आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा नाज़रीन, बहुत तारीख़ के हवाले से बहुत ज़रूरी है और मुस्तनद किताब है। इसमें लिखते हैं कि 19 दिसंबर 1984 को जब जनरल ज़िया-उल हक का रेफरेंडम होने वाला था तो उस वक्त नवाज शरीफ ने वोट डालने से पहले इस हद तक तजवीज़ दे दी कि रेफरेंडम में वोट डालने के लिए वोटर्स लिस्ट में नाम दर्ज होने की शर्त ही ख़त्म कर दी जाए रेफरेंडम के लिए। ये आजकल जमहूरियत के अलम बरदार बनते हैं और सिविलियन बालादस्ती का अलम इन्होंने अपने हाथ में थामा हुआ है। आगे वो लिखते हैं कि गवर्नर गुलाम जिलानी ने ज़िया-उल हक के रेफरेंडम के लिए मियां नवाज शरीफ साहब की सरबराही में कमेटी कायम की ताकि बल्दियाती इदारों से वाबस्ता लोगों को रेफरेंडम में वोट डालने के लिए
मजबूर किया जाए। आज यही लोग जमहूरी इक़्तिदार की बात करते हैं, क्या उनके उस ज़माने वाली बात पे एतबार किया जाए या आज वाले दावे पे? गोया जनरल ज़िया-उल-हक़ साहब ने 19 दिसंबर 1984 को जो रेफरेंडम कराना था उसमें यह तय था कि बल्दियाती इदारों के लोगों को ज़बरदस्ती गाड़ियों में भर भर के और पोलिंग बूथ तक लाया जाएगा। तो एक कमेटी बनाई गई, गवर्नर जनरल गुलाम जिलानी ने बनाई, जिसने नवाज शरीफ को इंट्रोड्यूस कराया और उस कमेटी का सरबराह नवाज शरीफ को बुलाया कि आप घरों में जाके गाड़ियों में लोग भर भर के धांधली के लिए जो है ना धांधली की गर्ज से पोलिंग बूथ पे लोगों को वोट डलवाने के लिए लाएंगे। तो आज यही लोग जो है ना सिलेक्टेड किनारे लगाते हैं और जमहूरियत के अलम बरदारी के अलम इन्होंने अपने हाथ में थामे हुए हैं और उनको सहारा दे रहे हैं, सपोर्टिंग आर्च के तौर पे काम कर रहे हैं उनके सहाफ़ी, वफ़ादार और हिमायती, कि जैसे उनको लगता है कि हम पता नहीं कोई 400-500 साल पहले की दुनिया में रहते हैं और हम किताबें नहीं पढ़ते या हमें पाकिस्तान की सियासी तारीख से वाकफ़ियत नहीं है या आप हमें इस तरह गुमराह कर सकते हैं या इस तरह कंफ्यूज कर सकते हैं। तो वो ज़माना गुजर गया है नाज़रीन। अब मीडिया स्क्रीन्स बेशक सेठ मीडिया मालिकान के हाथ में होंगी, कब्ज़े और तसर्रुफ़ में होंगी मीडिया स्क्रीन्स, और मीडिया की बड़ी बड़ी स्क्रीन्स जो है इनके जो एंकर्स हैं जो इनके मफादात को आगे बढ़ाते हैं सेठ मीडिया मालिकान के। लेकिन आज टेक्नोलॉजी डिजिटल मीडिया का दौर है और उसमें हम अपनी बात और अपने सबूत लोगों के सामने पेश कर सकते हैं। ये सबूत चंद ग्लिम्स मैंने आप लोगों के सामने पेश किए। इसके अलावा असगर खान केस में जो सुप्रीम कोर्ट में चला और IJI बनी 1988 में, तो उस IJI में 11 जमातें थी और उस 11 जमातों के सरबराह नवाज शरीफ साहब को बनाया गया और उसमें खूब धांधली हुई उस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को हराने के लिए। तो ये भी एक फैक्ट है। लेकिन जब ये केस चला असगर खान के सुप्रीम कोर्ट में 2017-2018 में, तो उस वक्त ये साबित हुआ कि नवाज शरीफ साहब ने पैसे लिए थे, धांधली के लिए पैसे लिए थे, ठीक है। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि अगर मैंने पैसे लिए थे तो क्या हुआ, वो पैसे मैं वापस कर दूंगा। ये हालात हैं इन लोगों के और ये सबूत हैं इन लोगों के और ये करतूत हैं इन लोगों के, और आज ये कहते हैं कि सिलेक्टेड। तो इस तरह के कोई रिटर्न प्रूफ जो है आप मौजूदा हुकूमत के बारे में भी पेश कर दें। ये तो 3, 4, 5 किताबें मैंने आप लोगों के सामने पेश की है। अब किताबों की एक तवील फहरिस्त है नाज़रीन, ये किताब भी ज़रूर नवाज शरीफ साहब के हालात के हवाले से ज़रूर पढ़नी है। ये नून लीग के मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं इकबाल अहमद ख़ान, उसने कहा ये किताब है और उसमें नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिकल हिस्ट्री इन्होंने खुद बयान की है और ये खुद डायरेक्ट ऑब्जर्वर हैं, उसके साथ मौजूद रहे हैं। ये जुनेजो के साथ वफादार थे। नवाज शरीफ साहब ने जब मुस्लिम लीग से अपने सदर के ख़िलाफ़ जुनेजो के ख़िलाफ़ बगावत की तो इस शख्स ने नवाज शरीफ के साथ खड़े होने से इनकार कर दिया और नवाज शरीफ के साथ जितनी भी बातें हुई सब वो इस किताब में दर्ज हैं, मज़कूर हैं। ये किताब भी ज़रूर पढ़नी चाहिए। उसने कहा इकबाल अहमद ख़ान ये 40-50 साल मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं लेकिन नवाज शरीफ साहब के मुखालिफ कैंप में रहे हैं, जुनेजो के वफादार रहे हैं जो पार्टी के सदर थे। तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही। मज़ीद इस किस्म के मौज़ूआत पर आपसे बात होती रहेगी। मुझे इंतज़ार रहेगा पीपल्स पार्टी और नून लीग के हिमायती और वफादारों का, चाहे उनके वोटर्स सपोर्टर्स हों चाहे उनके वफादार एंकर्स और हिमायती हों, कि वो इस तरह रिटन सबूत पेश करें। मज़ीद दर्जनों किताबों से भी इनके माजी के सियासी वाक़यात में आप लोगों की खिदमत में पेश करता रहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।